अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब की सियासत में एक मरतबा फिर सरगर्म है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी एक 24 घंटों के दौरान यानी कि एक दिन के अंदर अंदर परवेज़ इलाही की आसिफ अली जरदारी से तीसरी मुलाकात हो चुकी है। जी 3 मुलाकातें हैं जो कि हो रही हैं और इसमें क्या खिचड़ी पक रही है, क्या होने जा रहा है। और वाकई जो हम काफ़ी दिन से इस इंतज़ार में थे कि जी कुछ पंजाब की सियासत में इन हाउस तब्दीली के इम्कानात हैं, क्या वो वाकई पूरे होंगे, जिसको पहले तो बार बार सब डिनाई कर रहे थे, डिनाइल मोड में थे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या नून लीग के बगैर पंजाब में पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली कर सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें और बार बार ऑफर नून लीग को दी जा रही थी कि नून लीग हाथ मिलाए तो पंजाब की सियासत में तब्दीली आ सकती है। लेकिन नून लीग ने मना कर दिया, सीरियस नज़र नहीं आई, इस कदर कुछ ज़्यादा इस तरफ रुझान नज़र नहीं आया कि जी कोई तब्दीली की तरफ जाया जाए पंजाब के अंदर। उनको शायद ये लगता है कि उनको उस्मान बुज़दार सूट करते हैं एज कंपैरेटिव या कंपैरिजन करते हुए शहबाज शरीफ साहब के, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और कहाँ उस्मान बुज़दार साहब, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। और वो ये भी समझते हैं कि ये सारे मामले से उस्मान बुज़दार साहब के चलने से, जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो वसीम अकरम +2 कहते हैं, उन्हीं के लिए ये एक अच्छा मार्जिन होगा ग्राउंड पे। जितने दिन उस्मान बुज़दार साहब रहेंगे, नून लीग की परफॉर्मेंस को लोग याद करते रहेंगे और कंपैरिजन जब करते रहेंगे तो लोगों को एक अच्छा खासा समझ आएगा एनालिसिस करते हुए कि कैसे उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस है जो कि कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे उनके अकॉर्डिंगली, और कहाँ शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस थी जो कि बहुत ही तेज तरार कहलाई जाती थी कि जी वो बहुत एक्टिव थे। सो बहरहाल एक तरफ तो ये सवाल है कि जरदारी साहब खुद उठ के वहां बैठे हैं, मैं जैसे कि 3 दिन से कह रही हूँ, और सबसे पहले मैंने ही अपने प्रोग्राम में जी के साहब ने ये अनाउंस भी किया था 2 दिन पहले प्रोग्राम के अंदर कि जरदारी साहब वहां मौजूद हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ हैपनिंग्स गोइंग टू बी हैपन। तो अब वो उसके रेप्लिकेशंस और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं। दूसरी तरफ जी आमदन से जायद असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर हो जाती है, तो दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर बहुत ही अग्रेसिव मोड में एक दफा फिर नजर आती है और बहुत सारी बातें कर देती हैं, जिसमें एक बात उन्होंने ये भी कही, जब एक सहाफी ने उनसे सवाल किया नवाज शरीफ साहब के वापस आने पे, तो उनका क्या आप गारंटी देते हैं कि वो अगेन ये बात करिए कि जी उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा तो मैं वापस उनको बुला लेती हूँ, शाम की फ्लाइट से बुला लेती हूँ। इट मीन्स कि अब कोई ऐसा मामला नहीं है, बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि जो वो इलाज कराने गए थे ठीक हैं अब, और सिर्फ इस बात का डर है कि जी जब वो वापस आएंगे तो उनको जेल ना भेजा जाए या उनको इसका खतरा ना हो। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो वो भी आज हम पूछेंगे। दूसरी तरफ जी एक तरफ तो ये सारा मामला हमें नजर आता है, वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने एक बड़ा काम कर दिया है, और वो ये जो कि हुकूमत अपने आप को जब ऑपोजिशन में थी तो माजी की हुकूमतों पे इस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती थी, इस पे भी बहुत सवाल करती थी, इस पे भी क्रिटिसिज्म का बेशबहा सामना रहा माजी की हुकूमतों को, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या फिर मुस्लिम लीग नून की हो। यानी कि वो मामला जिसमें ये है कि जी सकूक बॉन्ड्स का मामला है, यानी कि सकूक बॉन्ड्स तो जारी किए जाएंगे लेकिन उनको जारी करने के लिए हवाई अड्डे और इस जैसी मोटरवेज और इस जैसी तमाम एयरपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें यानी कि वही हवाई अड्डे और मोटरवेज, इन सबको गिरवी रखा जाएगा। अच्छा, ये माजी का मामला जब माजी की हुकूमतें करती थी तो मैं वो अभी चूंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट है, मैं आपको सुनाऊंगी भी कि कौन कौन क्या क्या कहता था, वरना कि जी खुद वजीर आजम साहब जब ऑपोजिशन में थे तो वो भी क्या कहते थे, उनकी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा क्या कहते थे, और आज डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को और कह रहे हैं खुल्लम खल्ला के सकूक बॉन्ड जारी करने के लिए हम जो है वो गिरवी रखेंगे हवाई अड्डे और ये सारी चीजें। सो भाई आप क्यों क्रिटिसाइज करते थे, सवाल ये भी है। वेल जी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय पैनल, मेरे साथ पैनल में मौजूद होंगे मेरे मौजूद मेहमान और उन्हीं से मैं गुफ्तगू करूंगी इन सारी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले जी स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं नादिर नबील कबूल साहब है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें साथ ही ज्वाइन करें सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, सीनियर मरकजी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे मुझे
ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, एमएनए हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं पीटीआई से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्राहिम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं इब्राहिम साहब आप ही की तरफ आना चाहूंगी। हुकूमत का मामला है, सुकूक बॉन्ड जारी करने का सोचा गया है। आपकी पॉलिसी पहले तो कुछ और थी जब ऑपोजिशन में थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ वो कहते थे कि सुकूक बॉन्ड्स जारी करने के लिए इस बात के मुखालिफ नजर आते थे कि हवाई अड्डों को या मोटरवेज को गिरवी रखा जाए। अब ये पॉलिसी क्यों इख्तियार की गई है? व्हाई देयर इज अ शिफ्ट ऑफ पॉलिसी इन योर स्टेटमेंट्स? जी पहले तो सबसे पहली बात ये है कि ये स्कूप बॉन्ड का इशू है, इस पे हमें इतराज था कि स्कूप बॉन्ड की जो प्रॉफिट रेशो रखी गई थी वो उस वक्त वर्ल्ड मार्केट में था जी कोई 3 से 4% का जो चल रहा था उस वक्त इंटरेस्ट रेट। इन्होंने वही स्कूप बॉन्ड 2 बिलियन इन्होंने पाउंड का किया था जी, और वो 10% पे, जो कि एक बहुत बड़ा मकसद है कि कर्जे गवर्नमेंट लेती अखबार में, लेकिन इतने हाई रेट से वो कर्जे लेना जो था उससे हमने काफी इनके साथ लेदेश की थी कि कम से कम आप जो है वो दुनिया में जो इस वक्त मुआवजा का है इंटरेस्ट रेट उससे तो कम से कम आप करते, जो कि इन्होंने नहीं किया हिसाब का हिसाब में जी। अब वो लेकिन ये सारे ये कर्जे थे शॉर्ट टर्म होते हैं 3 साल 5 साल के जी, तो ये कोई परमानेंट गिरवी नहीं रखे जाते एसेट्स। ये ऐसे है जैसे बैंक से कर्जा लेना हो तो बैंक को आपको अपनी प्रॉपर्टीज देनी पड़ती हैं, तो जाहिर है जब आप IMF या वर्ल्ड बैंक से या किसी से भी कोई कर्जा लेना चाहेंगे तो वो गारंटीज तो मांगेंगे, और वो ये शॉर्ट टर्म है तो इनका इतना ज्यादा वो मामला नहीं है कि इनको कहीं मकसद है कि कोई लॉन्ग टर्म या परमानेंट बेसिस पे किसी को हवाले को चीज हो जानी है, लेकिन अपने बजट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये स्कूप बॉन्ड का इशू करना जो है वो जरूरी हो गया था, तो इसलिए किया गया है। अच्छा ठीक है, चले मैं सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ भी आ रही हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट जो मोहम्मद इब्राहिम साहब कह रहे हैं? सुकूक बॉन्ड्स जो अब जारी करने की बात आ रही है, और उसके लिए जिन चीजों को गिरवी रखने का वो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो वो एक उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, डू यू अग्री विद दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मोहम्मद इब्राहिम साहब तो शरीफ आदमी हैं, लेकिन ओवरऑल पीटीआई का मामला कुछ अच्छा नहीं है। पीटीआई वो कान है, नमक की कान, इसमें जो भी जाता है इब्राहिम साहब समेत वो नमक ही बन जाता है। क्या करें, तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने मुल्क, इनके वजीर आजम ने, इनके लीडर ने। तो ये तो कुछ तो उसका जो है डिफेंस करेंगे। मैं जरा आपको याद दिलाऊं, हाँ जी, 1 अप्रैल को मौजूदा वजीर खजाना ने कहा कि हमारी हुकूमत ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। 17 अप्रैल को उन्होंने हल्फ उठाया, और मई में उनके बयानात से यूं लगता था कि मईशत तो जनाब घोड़े पर सवार है और भाग रही है, बग टूट दौड़ रही है। वो अगर वजीर खजाना ये बातें कर सकता है, और पीटीआई वाले सारी दुनिया के अंदाजे और तखमीने, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, 1 और 1.5% GDP को छोड़ के 4.5 पे पहुंच जाते हैं। पहले खुद ही कहते हैं 2%, फिर 2.9%, फिर 3.9, फिर आजकल 4.5 हो रही है। तो इनकी किस बात पे एतबार करें? सुकूक बांड जो है ये शरिया कंप्लायंट बांड्स, जी, उन पर ये मोटरवे और ये सारा गिरवी करें। तो जो आपने अभी याद दिलाया कि भाई लोगों, आपकी वो जुबानें कहाँ गई जो तनकीद करते थकती नहीं थी? आजकल वो जुबानें किस जेब में डाल ली हैं, और कौन सी जुबानें लगा ली हैं मुंह में, जरा ये तो बताइए। अच्छा एक बात बताएं, वैसे सिद्दीकुल फारूक साहब, आप लोग तो इसके हक में हैं ना? वैसे चले वो तो क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अगर अब ये काम ही करने जा रहे हैं जो कि माजी की हुकूमत आप भी कर चुके हैं सुकूक बॉन्ड्स के मद में, और इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये होता रहा है, तो आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना इस इनिशिएटिव से जो गवर्नमेंट लेने जा रही है? हमारी हुकूमत थी, हमने सुकूक बांड जारी किए, कर्जे भी लिए, और बकौल हमाद अजहर के
जो उसने कौमी असम्बली में बताया 1 साल पहले कि हमने $35 बिलियन कर्जा लिया तो 33.51 बिलियन वापस भी किया, तो 1.5 बिलियन से कम रह गया। लेकिन हमारे तो आपको मोटरवेज नजर आते हैं, हमारी तो आपको 12,000 मेगावाट बिजली नजर आती है, हमारी तो आपको मेट्रोज नजर आती हैं, हमारी तो आपको जो है वो दहशतगर्दी का खात्मा नजर आता है, हमारी जीडीपी 5.8 नजर आती है, हमारी आपको जनाब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक ये जो कॉरिडोर है, ठीक है, सी दिस पैक, वो मींस यू नजर विल आता बी है। इनका क्या नजर अग्री आता ऑन है? इट कि अगर इनका क्या इसके नजर, हमने तो कर्जे लिए तो इस्तेमाल किए, अच्छा चलें ठीक इन्होंने है, क्या यानी कि किया? डेवलपमेंट नजर आनी चाहिए, आप ये कहते हैं, ठीक है, फेयर इनफ पॉइंट। मूविंग टुवर्ड्स नादिर नबील कबूर साहब की तरफ मैं जाऊं, मुझे बताइएगा गबोल साहब कि आप कैसे देखते हैं इस मामले को? हुकूमत जो कौमी असासे गिरवी रखने जा रही है, साथ ही इसके मद में कह रही है कि जी सकूक बॉन्ड्स जारी होंगे। देखें, बात आप लोग सबकी दुरुस्त है कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। माजी में भी हुकूमतों ने इस तरह के इक़दाम उठाए और पूरी दुनिया में इस तरह के हम देखते हैं, मगर इमरान खान साहब के जो वादे और दावे थे ये उसकी नफ़ी करते हैं। और आवाम के सामने जो उन्होंने एक अपना इम्प्रेशन दिया था कि जी मैं बड़ा कोई गैरतमंद आदमी हूँ, अगर मैं लोन लूँगा तो ख़ुदकुशी कर लूँगा, तो IMF से तो अलग लोन लिए इन्होंने, अभी सुकूक बॉन्ड इशू करके अपने कौमी असासे गिरवी कर रहे हैं। तो हमारा सवाल सिर्फ यही कि अगर आपने वही चीज़ें करनी थी जो माजी की हुकूमतों ने की है, तो फिर माजी की हुकूमतें बुरी क्यों हो गई, आप क्यों अच्छे हो गए? कम अज़ कम आवाम को सच तो बोले ना कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है आवाम के मसाइल के लिए या पाकिस्तान के मसाइल के लिए। आप वही चीज़ें कर रहे हैं जो आप कहते थे बुरे हैं माजी में। हम तो नहीं कह रहे कि वो चीज़ें बुरे हैं, आप कहते थे, आपका ये बयानिया था। तो कम अज़ कम एटलीस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि यू हैव नो सोल्यूशन। और देखें, लोन पे लोन उठा के अगर तो आप आगे कोई दिखाने की कोई डेवलपमेंट वर्क करते तो हम कहते हैं यार चलो इसने अगर लोन लिया तो आगे काम भी कर रहा है। आपने काम क्या किए पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए आपने क्या किया? आपने कहा 1100 अरब रुपए मैं दूंगा, क्या आपने 11 रुपए भी आपने दिए? सिर्फ सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं करे। आप आते ही नहीं हो सिंध, आते हो तो वही गवर्नर हाउस आते हैं, अपने 2-3 जो आपके बिजनेस के इन्वेस्टर दोस्त हैं उनसे मिलकर आप वहीं से फिर वापस हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंक के। पहले आप गेंद खेलते थे क्रिकेट में, अब सिर्फ आप बातें फेंकते हैं। तो कराची की आवाम आपसे पूछ रही है कि भाई आप लोन तो ले रहे हो, आप बॉन्ड्स तो इशू कर रहे हो, आप हम पे इन्वेस्ट कब आप करोगे? क्या जो आपने पेशावर में आपने मेट्रो के आड़ में जो आपने अरबों रुपए पाकिस्तान के ज़ाया किए, उसके बाद आपने कराची के ऊपर जो आपने वादे किए थे कि यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, नौकरियाँ देंगे, तो बेसिकली आवाम ये चीज़ आपके ऊपर रखेगी 2023 में, आपसे सवाल करेगी कि आपने परफॉर्म क्या किया आपने। क्योंकि अभी तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है बोलने की कि जी माजी ने ऐसा किया, माजी में ऐसा हुआ। अब एक के बाद एक आपके जो फेलियर सामने आ रहे हैं उसके आड़ में कोई जवाब आपके पास बनता नहीं है बेसिकली। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ आऊंगी मोहम्मद इब्राहिम साहब, ये बताएं कि सवाल एक्चुअली इसी बात पर है जो आपने कहा कि जी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर कर्जे लिए भी जाते हैं, क्योंकि कर्जे लेने के मामले में और सकूक बॉन्ड जारी करने के मामला, ये वो वाला मामला है जिस पे आप लोग खुद क्रिटिसाइज करते थे बशमूल वजीर आजम इमरान खान साहब। तो अगर अब ये कर्जे लिए भी जाएंगे तो फॉर वेयर एंड व्हाट दीज लोन्स वुड बी यूटिलाइज, उनकी यूटिलाइजेशन क्या होगी? क्योंकि अभी ऑलरेडी जो IMF का मामला है, जो दीगर मामले उस पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि नहीं जी हमें नहीं जाना है, हम नहीं करेंगे, कोशिश यही कि कम से कम के। फिर इस सारे मामले की आखिरकार वजह क्या डेवलप हो रही है? मेरे से सवाल कर रही हैं आप? जी जी आप ही से कर रही हूँ मोहम्मद इब्राहिम साहब। असल में मैं ड्राइविंग पे हूँ तो रास्ते में आपकी आवाज नहीं हो। जी सॉरी, आपकी आवाज कैसे थी वो, मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो आवाज कैसे? जी जी अब आपको आवाज सही आ रही है मेरी? मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है अब? डिस्टॉर्शन है लेकिन मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी मैं यही पूछ रही हूँ, मैंने कहा आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया इसका मैकेनिज्म, सवाल अब लेकिन यही हो रहा है, ऑपोजिशन पूछ रही है कि आप लोग किस तरह से इसकी यूटिलाइजेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि कर्जे लेने के तो खिलाफ खुद इमरान खान साहब है ना, खुद क्रिटिसाइज करते हैं, IMF का मामला हो या दीगर मामला। तो देखिए मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा जी की तरफ से, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं
कह रहे थे कि जी अगर यही कुछ करना था तो पुरानी हुकूमतों में और इनमें फिर क्या फर्क रहा। बड़ी लॉजिकल, उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की है, और उससे मैं सिर्फ सिंपल ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि पहले जो भी लोन वगैरह लिए जा रहे थे उनमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट जो थे दो खानदानों के, वो उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। अब जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए हो रहा है। पाकिस्तान में 60s के बाद ये पहली दफा है कि 10 डैम्स पे एट अ टाइम काम हो रहा है, और जिसमें से 3 बड़े डैम्स जो है बियामीर, अतासो और वो जो है मुख्तलिफ रन ऑफ रिवर्स से भी काफी आ रहे हैं डैम। तो हम चाह रहे हैं जहाँ से के परमानेंट सॉल्यूशंस निकले पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। क्योंकि इस वक्त जो हम इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं, जो हर सूरत में इस मुल्क पे अजाब पड़ा, तो वो हमें तो तकरीबन 20 से 25 रुपए यूनिट में पड़ रही है। हमें यही बिजली इस वक्त जो आप सोलर की सूरत में लें तो कतर ने अभी भी 800 मेगावाट कैलिफोर्निया की कंपनी से, तो 2.5 रुपए यूनिट पे 1.56 अच्छा जी, देयर मस्ट बी सम डिस्टोरेशन। वैसे मुझे एक ब्रेक पे भी जाना है, तो मैं एक ब्रेक पे जाती हूँ, जिसके बाद हम दोबारा जो है वो मोहम्मद इब्राहिम साहब को भी लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं यहीं से प्रोग्राम। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू हो रही है जी सकूक बॉन्ड्स के हवाले से। और अफसर शाही का शाही प्लान ये है कि इस्लामाबाद क्लब के बजाय इस दफ़ा एयरपोर्ट्स, मोटरवेज और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को लिस्ट में शामिल किया जाए, जो कि गिरवी रखी जा रही है सकूक बॉन्ड्स के अगेंस्ट में। खैर, इस पे तो हम बात कर ही रहे हैं, और मोहम्मद इब्राहिम साहब अपना उधर थे, लेकिन मैं थोड़ा सा नादिर कबूल साहब की तरफ भी जाऊँ, और उनसे मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब की पंजाब में सियासत गर्म है। 24 उसमें हम देख रहे हैं कि दौरान परवेज इलाही की आसिफ अली जरदारी से तीसरी मुलाकात हो चुकी है। क्या माजरा क्या है आखिरकार? आज भी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही थी, क्या करने जा रहे हैं आप लोग पंजाब में? पंजाब में इंशाल्लाह आप देखेंगी कि उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल, तारीख़ी नाअहल वज़ीर आला से इंशाल्लाह जान छुड़ाएंगे। और जो पीटीआई के जो झूठे वादे थे ना कि हम साउथ पंजाब को एक अलग सूबा बनाएंगे, उसकी आड़ में जो इन्होंने जो थोड़े बहुत वोट ले लिए, तो वो अभी भांडा फूट गया और अभी पंजाब में पीटीआई की सपोर्ट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जो वादा था कि कितने जनूबी, लोग शामिल हो रहे हैं आपके पास फिर? देखें शामिल होना ना होना वो तो अलग बात है, मगर पीटीआई से जान छुड़ाना चाह रहे लोग जो खुद एमपीएस में पीटीआई के जो अपने वोटर्स को अभी बेसिकली फेस नहीं कर सक रहे, वो वोटर्स बार बार कह रहे हैं कि आपने वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब को मिसाली तरक्याती काम, मिसाली तरक्याती फ़ंड देंगे। तो वो अभी तो 5 साल पूरे होने वाले हैं, कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पे, ना उधर कोई सूबा बना है। तो इंशाल्लाह इन्हीं झूठे वादों की वजह से खुद ही इनकी जो कश्ती है वो डूब रही है, और उसका पूरा फ़ायदा पीपल्स पार्टी उठाएगी। क्योंकि आपको पता है माजी में भी पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ रह चुका है, और जो हमने पंजाब के लिए अल्लाह का शुक्र है काम किया वो किसी ने नहीं किया। मुल्तान में जो काम गिलानी साहब ने किया था अपने दौर में, वो किसी ने नहीं किया। उसके अलावा अब बलूचिस्तान से भी कुछ बड़े बड़े शख्सियात आ रहे हैं पीपल्स पार्टी में। तो पूरे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है पीपल्स पार्टी का एक वेव आ चुका है, जो पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियतें होंगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन में दोबारा से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ सिंध में नहीं। जो एक ताना दिया जाता है पीपल्स पार्टी को कि वो सिर्फ सिंध की जमात रह चुकी है, इस ताने को हम गलत साबित करेंगे। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो पूरे पाकिस्तान के लिए सोल्यूशन लेकर आती है, पूरे पाकिस्तान की बात करती है, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है। चारों सूबों की जो जंजीर थी वो बेनज़ीर थी, और आज उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसी मिशन पे कायम और दायम है। चलें, ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी तरफ आऊंगी। डू यू agree with the point of view of People's Party, what they are actually seeking for doing in the Punjab, और वो जो चाह रहे हैं तब्दीली करना? ज़रदारी साहब himself is sitting in the Punjab since 3-4 days, and वो खुद इस सियासत में अब काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, और ज़रदारी साहब का खुद मुतहरिक होना ही इस बात की गमाजी करता है कि there must be some change, और कुछ होने तो जा रहा है। जी, सियासतदानों के लिए पाबंदियां ना है ना होनी चाहिए। जरदारी साहब
हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, वो पंजाब में अगर आके कोई सरगर्मी करते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, और अगर तब्दीली लेके आ सकते हैं तो वो लेके आ सकते हैं तो ले आए। ये दुरुस्त है कि लोग तब्दीली चाहते हैं। पंजाब और पाकिस्तान जो है वो ख़राब कर दिया है पीटीआई वालों ने। अब मुस्लिम लीग नून के बगैर तब्दीली अगर इस वक्त कोई चाहे, शायद मुमकिन नहीं होगी किसी भी अब पैमाने से। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो 2022 तक ऐसे ही चलने देगी, या कोई तब्दीली वो भी सोच रही है, या वो जो पहले हमने मना कर दिया था हमारी जमात ने, क्या इसको रिकंसिडर करती है? तो आने वाले दिनों में इस हवाले से वाज़ेह फैसला आ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा मोहम्मद इब्राहिम साहब आपकी तरफ आऊंगी। मोहम्मद इब्राहिम साहब आपकी आवाज कट गई थी, उस वक्त आप कुछ फरमा रहे थे, उसे कंप्लीट करना चाहें तो अपनी बात, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब की सियासत में हलचल हो रही है, लोग परेशान हैं उस्मान बुज़दार साहब से। आपके अपने लोग नाला हैं, गिला करते हैं, एमएनएज नाला है। कल भी मैं देख रही थी कुछ एमएनएज की स्पीचेस से कुछ और ही नजर आ रहा था। फिर गवर्नर साहब को खासतौर पर टास्क दिया जाता है हर दफा जोड़ के रखने का। आखिरकार ये जो पंजाब में सियासत में तब्दीली की बातें हो रही हैं और ये क्लेम कर रही है पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान से भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? जी इब्राहिम साहब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अब आ रही है जी आवाज। जी जी इब्राहिम साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ पंजाब की सियासत के हवाले से। जरदारी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि आप लोग कैसे देफॉर्सी कर रहे हैं इसको? बिल्कुल, हम तो, मैं आपको बड़ा फैक्चुअल पोजीशन बताऊंगा पंजाब से। अभी हमारे जो ऑनरेबल मेंबर हैं पीपल्स पार्टी से, बड़े होपफुल थे, होना भी चाहिए। लेकिन अच्छा आप तो खुद मुल्तान से है ना मोहम्मद इब्राहिम साहब, तो आपको तो मैं मुल्तान से हूँ जी, और मुल्तान से गिलानी साहब को अल्लाह के करम से मैं ही हरा के आया हूँ। जी जी मैं वही कह रही हूँ, आप तो मुल्तान से हैं। आप मुझे इस बात का थोड़ा सा ये बताइए कि जो जनूबी पंजाब की महरूमियों की बात होती थी, जो जनूबी पंजाब के सूबे की बात होती थी, हमने भी उसको पिछले साल उठाया था जनवरी 2019 में, बल्कि 2 साल हो गए इस बात को। मैंने इस बात को उठाया था गवर्नर साहब से। बड़ा ही वो मामला हीटअप हुआ, बड़ा राउंड अप हुआ, मगर उसके बाद फिर झाग बैठ गए सारे। तो ये जो अभी पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने जो वहाँ की महरूमियाँ थी, जो वहाँ के सूबे का मामला था, उस्मान बुज़दार साहब ने टेकन अप नहीं किया उस सारी चीज़ों को, जिसकी वजह से अब पीपल्स पार्टी जो है वो आगे बढ़ के इंटरवीन भी कर रही है और उसको लीड भी करने की बातें और ख्याल रखती है। देखें, मैं किसी की खुशफहमी को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुए थे खुशाब वाले, उसमें 263 वोट पड़े थे पीपल्स पार्टी को जी। तो पंजाब, साउथ पंजाब में तो वैसे ही इसमें गुंजाइश नहीं है, और वहाँ से मकसद है गिलानी फैमिली पूरी लड़ी थी इलेक्शन, वालिद साहब को बेटे और फिर एक और बेटा, तो मकसद है सिर्फ एक एमपी की सीट पे वो ये ले गए थे एक सीट नीचे वाली, और अभी वो भी गुंजाइश नहीं है। और क्योंकि जो अभी फरमा रहे थे ये कि वहाँ पर पंजाब में बड़ा उस दौर में पैसा लगाया गया, तो कह रहे हैं बलूचिस्तान से भी बड़े लोग आने वाले हैं और पंजाब से भी लोग आ रहे हैं उनकी तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ। लोगों के आने से मकसद है कि इंडिविजुअल के आने से फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक का जो ओपिनियन है, पब्लिक का जो अपना वोट है, वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी अभी तो। नहीं क्यों इब्राहिम साहब, आप मुझे बताएं ना, तरीन साहब वाला एक ग्रुप अलग है, ठीक है, एक ग्रुप आपका हम नवा ग्रुप है, आजाद ग्रुप हो गया, तो ये सारे ग्रुप्स तो आप में से निकल रहे हैं ना। और फिर प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ गिव द टास्क टू गवर्नर पंजाब। बार बार सरवर साहब बेचारों को टास्क मिलता है कि जी उनको हर वक्त ये कहा जाता है, चाहे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, बिकॉज आई वाज कवरिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं खुद वहाँ मौजूद थी, चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला हो, चाहे सेनेट का मामला हो, या फिर अब बजट पास कराने का मामला, इंटैक्ट रखने की जो बात होती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो फिर दी जाती है ना, खासतौर पे कि जी इंटैक्ट रखें, क्योंकि लोग जाने की बात कर रहे हैं छोड़कर। हाउस ऑफ द फ्लोर आप खुद देख रहे हैं जी। जी ऐसी कोई बात नहीं है। तरीन साहब भी विदिन द पार्टी हैं और पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। जब पार्टियां ग्रो करती हैं रैपिडली तो उसमें ग्रो कमियां हो जाती हैं।
फलाना साहब का ग्रुप, फलाना साहब का ग्रुप, वो एक सेपरेट इशू है। उसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि कोई पार्टी के अंदर जो है वो उसमें अगर तरीन साहब पे जिस तरह पर्चे हुए थे, बाकी मामलात हुए थे, और उसके बावजूद वो पार्टी के साथ फर्म खड़े रहे हैं और अभी तक भी पार्टी के साथ खड़े हैं। ये असम्पशंस हैं और र्यूमर्स हैं जिससे कि लोग वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अपना जनूबी पंजाब में वोट जो है वो इमरान खान का है और लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, ना कि इंडिविजुअल्स को। अच्छा, और आपको याद लगता है रखिएगा इब्राहिम साहब, 2023 में भी इब्राहिम साहब आपको लगता है, भी लोग खड़े होंगे। अच्छा देखो, मैं इब्राहिम आपको साहब बात करता हूं। आपको लगता है कि पंजाब असेंबली के अंदर भी इन हाउस तब्दीली नहीं आ सकती अगर पीपल्स पार्टी चाहे इंटैक्ट रहेंगे आपके पार्लियामेंटेरियंस? नहीं, इनके वो 6-7 मेंबर सारे हैं, उससे कोई मकसद है कि पीपल्स पार्टी क्या पार्ट प्ले कर सकती है वहाँ पे। तो मकसद है कि 400 कुछ अपना 300 कुछ लोगों की अपना वो है, और उसमें से अगर ये 7 लोग हैं तो ये क्या उसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं। मैं आपको साउथ पंजाब का पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि वहाँ पर किसान बेस को जो हमने जिस तरह सपोर्ट किया है इस गवर्नमेंट ने, और पिछले 3 सालों में जितनी उनकी जो उनकी फसलों की जो उनको मिली है प्राइसेस, और जिस तरह मकसद है कि उनका किसान में बहुत खुशहाली आई है जी पिछले 3 साल के अंदर। और वो किसान जो है वो मोस्टली हमारा एरिया जो है वो मुल्तान का या जनूबी पंजाब का, वो ज्यादातर आबादियां जो है वो देहातों की है। 65% वैसे मुल्क के जो लोग हैं वो देहातों में रहते हैं। तो किसान का जो एक बेस है वो हमने हमारे साथ है और हमारी पॉलिसीज को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में भी वहाँ पर इमरान खान को बहुत वोट पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ कबूल साहब। वो कह रहे हैं कि ये आपकी खाम ख्याली तो हो सकती है, खुशफहमी हो सकती है, मगर फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है जी। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये अपने बता देना वो कह रहे हैं 7 लोग क्या कर लेंगे पंजाब में आप लोग? सिर्फ 7 लोग की बात नहीं है। हाँ। अभी 2023 में इंशाल्लाह आप देखेंगी पीटीआई का टिकट लेने के लिए कोई अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि पीटीआई पीटीआई का टिकट लेने के लिए कोई अप्लाई नहीं करेगा, आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली अच्छा, क्योंकि जिस तरह दिस ये इज अ वेरी बिग क्लेम बाय द वे। जितनी बुरी तरह फेल हुई है ना पीटीआई, और जितना झूठा इनका तब्दीली का नारा निकला है, हाँ। तो कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी भी शर्म है वो आवाम को फेस नहीं कर सकेगा। आज भी जिन लोगों ने वोट किया है इमरान खान या पीटीआई के लिए, वो कह रहे हैं कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे अपने कितने दोस्त हैं जिन्होंने वोट किया था इन लोगों के लिए, मगर वो कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इंशाल्लाह ये गलती हम कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। एक दफ़ा देखें, हर किसी को मौका देना चाहिए। किसी भी तरह इमरान खान साहब को मिल गया, हम तो कहते हैं कि पर्ची पे आए हैं, वो जाहिर सी बात है हमारा ये पर्ची किसकी है ये बताते हैं? पर्ची आपको पता है पाकिस्तान में शुरू से कौन पर्ची लिखता है और किसकी पर्ची फिर रिटर्न नहीं होती। दिस इज अ नाइस थिंग। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब बस वाइंड अप करना है मैंने, आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब बस 1 मिनट है मेरे पास, मुझे बता दें कि आप लोग जो मरीम नवाज साहिबा आज कह रही थी बड़ी अग्रेसिव मोड में नजर आ रही थी अगेन नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्या नवाज शरीफ साहब क्या वापस नहीं आएंगे? मतलब ये बात करना, क्योंकि वो तो देखिए गए तो इलाज के लिए थे ना, बार बार यही बात की जाती है, तो क्या वापस नहीं आएंगे वो? अगर उनका इलाज हो चुका है, ठीक नजर आ रहा है, तो वो अब ये नई बात ला रही है कि जी गारंटी अगर कोई दे तो वो वापस आए। तो देखिए सजा उनकी की जो हवाले से वो तो उनको पूरी करनी होगी ना अपना टर्म। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ सवाल का, लेकिन मुबारक हो हाँ जी। पीटीआई वालों को कि तब्दीली सरकार से ये अब गिरवी सरकार बन गए हैं। अच्छा इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ठीक है। दूसरी बात आपने नवाज शरीफ साहब की है। हाँ, मरियम मैं नवाज साहिबा आपसे के आप पढ़ी कॉन्टेक्स्ट में, लिखी उनके स्टेटमेंट उनका जो था उस कॉन्टेक्स्ट में किया मैंने जी, उसमें जवाब दीजिएगा। आप पढ़ी लिखी एंकर हैं, मेरी बात सुन लें। जी जी जी। आप लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लें और पीटीआई की पंजाब हुकूमत और पीटीआई की मरकजी काबीना इमरान खान की सरबराही में उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या फैसला किया वो सामने रखें। उनका तीसरा बाईपास होना है। वो कह रहे हैं आप लोग पेचीदा ड्रामे है। कर रहे थे सारे, एक दिन में 3-3 हार्ट अटैक हो रहे थे और अब बिल्कुल ठीक है। पीटीआई तो यही कह रही है। बिल्कुल ठीक होना और चीज है, और उनके हार्ट का प्रॉब्लम, उनके गुर्दों का मसला और उनकी गर्दन में एक खास मसला है, ये मसाइल अपनी जगह हैं और उनका इलाज होना है। और नवाज शरीफ साहब अगर भागने वाले होते तो वो अपनी बेटी समेत यहाँ इस पाकिस्तान आके जेल ना चले जाते। उनकी सेहत जो ही ठीक होगी इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में होंगे और हम नवाज शरीफ साहब की सरबराही में इमरान खान की छाती पे इंशाल्लाह मूंग दलेंगे। अच्छा
ठीक है मोहम्मद इब्राहिम साहब, बस आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी मैं, 30 सेकंड्स है मेरे पास। मुझे बताइएगा, आप समझते हैं जो मरीम नवाज साहिबा ने आज फिर एक मरतबा यही कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब की जिंदगी की जमानत दे दी जाए तो उनको शाम की ही फ्लाइट से बुलवा लेंगी? देखें, ये मेरी बहन वही है जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो इनकी मैं किसी बात को सीरियस नहीं लेता। और इनकी मकसद है कि 2023 में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और हम 2/3 मेजोरिटी के साथ आपको ये बता रहा हूँ, और 2023 में इससे दोबारा बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्राहिम साहब आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, नादर नबील कबूल साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं। ये वही बातें हैं, ये वही स्टेटमेंट्स हैं जब हुकूमत माजी की ऑपोजिशन में थी तो क्रिटिसाइज करती थी। आज सुकूक बॉर्ड्स का जारी होना, अपने उन असासों को गिरवी रखना, अगर उस वक्त गलत था तो आज भी गलत है। इस स्टेटमेंट के साथ अपनी मेजबान निदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।